आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। भारत को मिली G20 समिट की अध्यक्षता, इंडोनेशिया ने सौंपी मोदी को कमान। ऋषि सुनक कई नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सबने की यूक्रेन युद्ध की निंदा। शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपए में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम। द आइडिया दैट समटाइम्स यू गेट सच ग्रेट बार्गेन्स इन द स्टॉक मार्केट, बट वी डोंट इवन हैव दैट मनी एट दैट टाइम, एंड इट वाज सेड बाय द लैटर पर्सन, मिस्टर दमानी। अच्छे शेयर हमेशा होते हैं मल्टीबैगर। भारत में रहे निवेशित मार्केट गुरु रमेश दमानी की CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बेबाक बातचीत। कहा कुछ सालों में सेंसेक्स होगा 1 लाख के पार। डिफेंस, रेलवे, IT सेक्टर में निवेश की सलाह। ग्लोबल हेल्थ की शानदार लिस्टिंग, इशू प्राइस से शेयर 19% ऊपर हुआ लिस्ट। बीकाजी फूड्स भी लिस्टिंग पर 7% दौड़ा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने काटलोडिया सीट से भरा नामांकन। अमित शाह भी रहे मौजूद। रैली में किया ऐलान, भूपेंद्र पटेल ही होंगे बीजेपी के CM उम्मीदवार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा फिर 2016 वाला होगा चुनावी अभियान। बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना। श्रद्धा के कातिल का होगा नार्को टेस्ट, खुलेगा मर्डर का पूरा राज। साकेत कोर्ट ने दिया आदेश, CCTV भी की जा रही है जांच। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे श्रद्धा हत्याकांड के अपडेट के साथ। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी। तो वहीं दिल्ली पुलिस आज भी महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगल के हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। वहीं एक CCTV वीडियो भी मिला है। डिटेल लेते हैं हमारी संवाददाता अंकिता दुबे से। तो अंकिता, अब तक क्या अपडेट है? पुलिस के हाथ क्या जानकारियां लगी हैं? क्या सबूत है जो पुलिस अब तक जुटाने में कामयाब रही है? कहता है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है अपनी आस्ती, शायद उसे खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। और बिल्कुल यही हुआ आफ्ताब के साथ। आज आखिर आफ्ताब पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के उन्हीं जंगलों में जहां पर आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर फेंक दिए थे। कल पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, खुद आफ्ताब के साथ यहां पर पहुंची थी। आज भी पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि पुलिस के सामने आफ्ताब ने यह गुनाह कबूल किया है कि 35 टुकड़े थे, जिनमें से माना यह जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि 10 टुकड़ों को बरामद कर लिया गया है। 25 जो टुकड़े थे उनके लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पुलिस कोशिश कर रही है कि बरामद उन्हें भी कर ले जाए और उसके बाद DNA टेस्ट श्रद्धा के पिता के साथ किया जाए। श्रद्धा जो कि विवाह करके अपने ससुराल जाना चाहती थी, आज वो यहां आ पहुंची। जिंदा लाश नहीं, मुर्दा लाश नहीं, बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़ों में। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाए। जी अंकिता, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर श्रद्धा हत्याकांड का सच आखिर है क्या? आज आवाज अड्डा में इसी पर कर रहे हैं एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। श्रद्धा हत्याकांड, दरिंदगी की हद, आज 7:57 आवाज अड्डा पर। चलिए बात करते हैं G20 समिट की, जहां आज समिट का था आखिरी दिन और भारत को मिल गई है अध्यक्षता। बाली में G20 सम्मेलन खत्म हो गया और अगले समिट का अध्यक्ष अब भारत होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को आज G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और काम करने वाली होगी। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। इसके अलावा आज PM मोदी ने कई देशों के प्रमुखों से एक द्विपक्षीय मुलाकात की, जिसमें ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात भी शामिल रही। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है
जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं इस पूरे समिट पर। हमारे संवाददाता अभिषेक झा जो कि बाली पहुंचे हुए थे खासतौर पर इस कवरेज के लिए। तो अभिषेक, आज दो तीन चीजें महत्वपूर्ण रही। पहला तो ये कि अब भारत को अगला जो G20 सम्मेलन है उसकी मेजबानी करनी, और भारत को इसकी अध्यक्षता भी आज जो औपचारिक तौर पर सौंप दी गई है। वहां से क्या अपडेट है और क्या रहा ये पूरा प्रोसेस? इस बार की जो G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के पास थी, और अगली बार यानी 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत की उपस्थिति की अध्यक्षता होगी। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में ऑफिशियली जो हैंडओवर सेरेमनी थी, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल की G20 की अध्यक्षता सौंपी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत महिलाओं को भी जो विकास के पथ है, चाहे जो प्रॉस्पेरिटी है, उसमें शामिल करना चाहती है। वुमेन लेड प्रॉस्पेरिटी की बात की प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले साल की जो प्रेसिडेंसी है भारत की, उसमें वसुधैव कुटुंबकम ही भारत का थीम होगा, जिसको लेकर कि वो भारत आगे बढ़ेगा। G20 के तमाम नेताओं को इस मुद्दे पर और इसके अलावा दुनिया के जो तमाम मुद्दे हैं, जो चुनौतियाँ हैं, जो समाधान निकाले जा सकते हैं, उन पर एकजुट करके लाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार के G20 में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या जो सभी पक्ष हैं वो एक राय कायम कर पाएंगे और एक संयुक्त वक्तव्य जारी हो पाएगा। लेकिन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के तमाम प्रयासों के बावजूद और जो लीडर्स हैं उनके साथ एक नेगोशिएशन के बाद ये संभव हो पाया है। और इस बात से इस तर्क को ज़रूर बल मिला है कि G20 की जो प्रासंगिकता है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भले ही विवाद हो, भले ही मतभेद हो, लेकिन G20 के सभी देश अभी भी एक साथ मिलकर एक राय कायम करके दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए, दुनिया के विकास के लिए, समृद्धशाली भविष्य के लिए अभी भी काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल अभिषेक, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि समावेशी होगी भारत की अध्यक्षता, निर्णायक होगी और यहाँ पर महत्वाकांक्षी भी होगी और ऐसी होगी जिसमें काम होंगे। ये सारी बातें हैं। और आज कई जैसा राष्ट्राध्यक्षों से हमने कहा मुलाकात हुई। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी ये मुलाकात रही और G20 सम्मेलन इसी के साथ समाप्त, और अब यहाँ से भारत की अध्यक्षता का दौर शुरू हो रहा है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से उतरने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। इस संबंध में ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव आयोग के पास आधिकारिक दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के लिए 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान करते हैं। वो ये चुनाव इसलिए लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि दुनिया ने अमेरिका की महानता अभी तक नहीं देखी है। वो अमेरिका को एक बार फिर पहले की तरह नंबर 1 बनाएंगे। 2 years ago, we were a great nation, and soon we will be a great nation again. When given the choice, boldly, clearly, and directly, I believe the American people will overwhelmingly reject the left's platform of national ruin, and they will embrace our platform of national greatness and glory. This will not be my campaign. This will be our campaign all together. तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए, चलिए इन सभी बातों के बीच अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी से पहले कंसोलिडेशन का मूड दिखाई दिया। सेंसेक्स 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद तो हुआ, निफ्टी 6 पॉइंट ही चढ़ पाया और 18,410 पर पहुंचा। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी शुगर, रेलवे और डिफेंस शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, IT शेयरों में हमने देखा कि हल्की सी खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली है। बाजार की सबसे बेबाक आवाज और मार्केट गुरु रमेश दमानी से CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने खास बातचीत की है। रमेश दमानी का मानना है कि सरकारी, डिफेंस और रेलवे कंपनियों में अच्छी कमाई हो सकती है।
India is large as a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया है recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them, but they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म आज देखना ही था, and yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. तो रमेश दमानी साहब के साथ ये पूरी बातचीत आप एक बार फिर से विस्तार के साथ सुन सकते हैं आज शाम को 7:27 पर मार्केट गुरुस के अंदर। चलिए अब आज की कुछ लिस्टिंग्स की बात कर ली जाए। हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ की शानदार लिस्टिंग आज देखने को मिली। ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता के नाम से आप जिसे जानते हैं, एनएससी पर 336 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 19% प्रीमियम पर यानी करीब 401 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। वहीं शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के सीएमडी नरेश त्रेहान ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की। The fact that this is all driven over the back of the finest quality of healthcare that can be delivered. So our patients have actually contributed to our success because of the fact that we do have that model where all the super specialists are working on the same platform and are able to give their best to any and every patient that comes into the Medanta system. So this has rewarded us handsomely, and we will continue to stick to our core of the highest quality at the best affordable price that we can give. So that's the story which is unfolding, and it has over the last 10-11 years, and it will continue to roll out as we build and into different areas. और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया में रोड शो भी किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि उनके साथ गुजरात के अगले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटों के साथ विजय होगी। गुजरात चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीत के बड़े दावे कर रही है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने अपने कार्यालय के बाहर तो काउंटडाउन क्लॉक ही लगा दी है। इस क्लॉक के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितने वक्त बाद गुजरात की सत्ता में आ जाएगी। डिजिटल घड़ी में नीचे गुजराती में लिखा है कि अब परिवर्तन निश्चित है। हालांकि 8 दिसंबर को पता चलेगा कि कांग्रेस का टाइम बदलता है या नहीं, और इनकी ये घड़ी या ये क्लॉक कितनी सही साबित होती है। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। जिस तरह से पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग अनिवार्य है, उसी तरह आने वाले दिनों में प्लेन के फ्यूल में भी ब्लेंडिंग की शुरुआत की जा सकती है। सरकार ने इसे लेकर राय मशवरा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, एटीएफ में क्या ब्लेंड किया जा सकता है, सरकार क्या प्लान कर रही है और इससे फर्क क्या पड़ेगा? जी, जिस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का रोडमैप सरकार ने बनाया है, उसी तर्ज पर सरकार जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग का भी एक रोडमैप तैयार कर रही है। इसके लिए पॉलिसी पर विचार कर रही है और इसी के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ जो है वो कंसल्टेशन लगातार कर रही है। दरअसल जो SAF है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये जेट फ्यूल ही है, लेकिन इसमें जो कार्बन है वो कम होता है और कार्बन जो एमिशंस होते हैं वो कम होता है। हालांकि इसकी जो कीमत है वो जेट फ्यूल के मुकाबले थोड़ी
काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे एयरलाइंस अभी इसको अपना नहीं रहे। और सरकार को ये लगता है कि जब तक इसे मैंडेटरी ना किया जाए या उसे उसके लेकर इंसेंटिव ना दिया जाए, तब तक जो है अधिक से अधिक एयरलाइंस इसको नहीं अपनाएंगे। और इसलिए इस पॉलिसी पर काम हो रहा है। सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि भारत में SAF का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो कीमत है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगी तो कीमत जो है उसकी कंट्रोल में आएगी और वो आने वाले दिनों में ATF के बराबर हो जाए, ताकि अधिक से अधिक जो एयरलाइंस है उसको अपनाएं। और इसी को लेकर ये पूरी पॉलिसी तैयार हो रही है। हालांकि अभी ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया में है, लेकिन आने वाले दिनों में हम जो ब्लेंडिंग है ATF की उसको लेकर एक पॉलिसी जरूर देखेंगे। चलिए, तो अब ब्लेंडिंग होगी ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल में भी। सरकार इसकी योजना बना रही है। एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, सरकार शीतकालीन सत्र में फिर से डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी। बिल में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे आपको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। पर्सनल डेटा बिल कितना प्रोटेक्शन, बहुत अहम है ये मुद्दा, तो जरूर जुड़िएगा आज 5:57 पर आज के कंज्यूमर अड्डा में। नई पेंशन स्कीम के तहत आपको ज्यादा पेंशन दिए जाने की पेशकश है। इस पर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अगर ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, विस्तार से समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। भले ही आपकी सैलरी अभी लाखों में हो, लेकिन आगे चलकर पेंशन आपके लिए एक बड़ा सहारा होता है। यही वजह है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद हर किसी को पेंशन की टेंशन सताने लगती है। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। इस फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इस फैसले के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे अंशुल प्रकाश जी, जो कि खेतानंद कंपनी के पार्टनर हैं। अंशुल जी, आपके पास मैं आऊँगा समय समय पर, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक दूसरी शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको 1 सितंबर 2014 तक EPF के मेंबर बन चुके होने चाहिए। 1 सितंबर 2014 तक अगर आप EPF के मेंबर बन चुके हैं तब आप ज़्यादा पेंशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। अगर इसके साथ ही साथ आपकी एक शर्त और है कि ज़्यादा पेंशन के लिए EPS में सरकार ने जो 2014 में बदलाव किया था, उस बदलाव के प्रति अपनी सहमति देनी होगी। सहमति देंगे तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। और सहमति देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया है। 4 महीने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को, EPFO को, कि EPS में जो आपने बदलाव किया था उसके प्रति हम सहमत हैं, उसके हिसाब से आप मेरा कंट्रीब्यूशन लीजिए, अब मेरा पेंशन निर्धारित करिए। और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख जो है वो है 3 मार्च 2023। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिक्लेरेशन देना ही देना है। आप चाहें तो मत दीजिए, आप चाहें तो दीजिए, यानी ये एक महज एक ऑप्शनल है कि हमको नई स्कीम में शामिल होना है या नई स्कीम में शामिल नहीं होना। आप चाहें तो इससे बाहर भी रह सकते हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो EPF के मेंबर हैं वो अगला कदम क्या उठाएं। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, उपभोक्ता हूँ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, ऑलरेडी 2014 से ही मेरी मेंबरशिप चल रही है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस फैसले के आने के बाद, तो पहली बात तो ये है कि अपनी तरफ से मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि मैं एम्प्लॉयर के पास जाके अपना डिक्लेरेशन दे दूं। प्लेन पेपर फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसका सिस्टम कैसे बना जाएगा, मैकेनिज्म कैसे होगा, कोई फॉर्मेट आ रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से कोई ना कोई कम्युनिकेशन कंपनीज के पास या एम्प्लॉयर्स के पास लेके जा रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक सर्कुलर निकाले जिसमें एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए दोनों के लिए प्रॉपर डायरेक्शन हो कि आप किस तरीके से ऐसे कदम उठाएं या ऐसे फॉर्मेट्स पे अमल करें जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाया जा सके। तो बिल्कुल, फिलहाल EPFO की तरफ से सर्कुलर का इंतजार किया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़्यादा पेंशन के लिए क्या हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना होगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईपीएफओ ने जो नोटिफिकेशन निकाला था और कहा था कि 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा, वो गैर कानूनी है। 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसमें 6 महीने के भीतर भीतर एक नया विकल्प तलाश करके आइए। और फिलहाल के लिए बता दूं कि ईपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया था जब 2014 में बदलाव किए गए थे, और कहा यह गया था कि 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा बेसिक सैलरी है तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 1.16% का। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को 6 महीने के भीतर बताना है कि आखिर इस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले प्रावधान के विकल्प के तौर पर हम क्या कुछ लेने वाले हैं। ईपीएफओ को एक विकल्प तलाश करके बताना है 6 महीने के भीतर। अब सवाल एक उठता है रिटायर होने वालों के लिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्या? अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो बता दूं कि आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, तभी अगर आपने नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति दे दी है। यानी आपने सहमति दे दी थी कि नई स्कीम के तहत हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, तो आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं। जिन लोगों ने सहमति नहीं दी थी नई स्कीम को लेकर के, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ कर दूं। यानी 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर कर चुके हैं लेकिन नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति नहीं दी है, तो फिर उनको जो है सो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है कि आपको जो है सो इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बता दूं कि इसको लेकर के जो रिटायर होने वाले लोग हैं, जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनका क्या होगा, एक सवाल ज़रूर उठता है कि 2014 के बाद रिटायर हो गए और उनकी सैलरी जो है सो 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा थी बेसिक सैलरी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चुप है। उस पर मुझे लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से जब गाइडलाइन आएगी तो शायद ये सफाई निकल कर सामने आए कि 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, अगर वो नई स्कीम के तहत एलिजिबल थे तो क्या वो इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अब एक सवाल उठता है पीएफ ट्रस्ट को लेकर के। दरअसल पीएफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है, कई बड़ी कंपनियां इसको अपनाती हैं। पैसा तो ईपीएफओ में डालती हैं लेकिन एक पीएफ ट्रस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए भी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि जिनके अपने पीएफ ट्रस्ट हैं और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दे सक रहे हैं, तो वो इस नई स्कीम में शामिल होने की छूट अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ऐसे संस्थाओं को भी ईपीएस में जो बदलाव किया गया था उसको लागू करना होगा। तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का विकल्प अपने कर्मचारियों को देना होगा, भले ही उन कंपनी के पास पीएफ का ट्रस्ट हो, अगर वो ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं तो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग 2014 के बाद ईपीएफ के मेंबर बने हैं और अगर उनकी बेसिक मंथली सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो क्या वो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंशुल जी, इस सवाल का जवाब क्या दें दर्शकों को? कोई भी नया मेंबर अगर आ रहा है या कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है जो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो हमारे हिसाब से जो हमारी समझ है इस फैसले की, उसमें ये साफ हो जाता है कि 15,000 की जो लिमिट है मंथली सैलरी की, वो अप्लाई हो जाती है। और कोई भी नया मेंबर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई पुराना व्यक्ति है किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मेंबर नहीं था ईपीएस का और नया सब्सक्राइबर है ईपीएफ एक्ट के तहत, उसमें वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन तो कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी सैलरी 15,000 महीने से ऊपर है, उस केस में वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो इनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है, जिनकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नई स्कीम में नहीं कर पाएंगे। ये अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन है वो ये है। ये सारी कहानी तो हो गई। अब हो सकता है आप लोग में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन होता क्या है। तो संक्षिप्त बता दूँ कि 60 महीने की, जी हाँ, 60 महीने की जो बेसिक सैलरी होती है उसका औसत निकाला जाएगा प्रति माह के हिसाब से, फिर उसको जितने साल आपकी सर्विस है उससे गुणा किया जाएगा और फिर 70 से भाग दिया जाएगा और जो निकलेगा वो आपको पेंशन के बराबर होगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि भले ही सैलरी बहुत मोटी हो लेकिन पेंशन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहने वाली है, पेंशन की रकम थोड़ी छोटी रहने वाली है। इसीलिए अभी से तैयार हो जाइए और इंतजार करिए ईपीएफओ की तरफ से आने वाली नई गाइडलाइन का। चलिए, तो ये थी पूरी एबीसीडी की जो न्यू पेंशन स्कीम है। अगर आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं तो क्या चीज़ें करनी होगी और क्या क्या उसमें आपके लिए प्रावधान है। कुछ और ईपीएफओ की गाइडलाइंस आएंगी जिससे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए कुछ और खबर देख ले। ट्विटर का टेक ओवर जब से मस्क ने किया है उसके बाद से ट्विटर का भारतीय विकल्प
कू ट्रेंड करने लगा है। कू बन गया है दुनिया का AAA दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन क्या ट्विटर का विकल्प कू बन सकता है? ग्लोबल मैप पर तेजी से बिजनेस स्केल करने पर क्या है कंपनी की स्ट्रेटेजी? ये सब बातें बता रहे हैं कू के को-फाउंडर मयंक बिदवत का। हमारे 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं और हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉग बन चुके हैं। Actually, Cool's been around for about 2.5 years now. A lot of people started using us and हमारी चर्चा हुई थी पिछले साल Feb 2021 में। तो तब से लेके आज तक काफी सारे डाउनलोड बढ़े हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। काफी सारे यूजर्स समझते हैं कि को ऐसा मंच है जहां वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। तो देश के साथ साथ ग्लोबल स्तर पर विस्तार के क्या हैं नए प्लान्स कू के? जानिए शाम 5:30 यानी आपसे कुछ देर बाद आवाज एंटरप्रेन्योर में। ये पूरी बातचीत विस्तार के साथ